दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के बारे में। और यहाँ पे आज की सिर्फ इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो आप अपने 100 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आज की सिर्फ इस क्लास में हम पूरे अच्छे से हिंदी 100 मार्क्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। खास करके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ग्रामर, ये सब जो रहती है सब कुछ हम लोग प्रॉपरली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक काम ये करिए कि आप इस क्लास को देखने से पहले अपना एक कॉपी, एक पेन और एक पानी का बोतल ये आप रख लीजिए अपने पास, तीन ये चीज, क्योंकि आज की क्लास 1 घंटा कुछ मिनट का होने वाला है। तो मतलब ये क्लास में हम आपको पूरे अच्छे से हिंदी 100 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे। तो क्लासेस लंबी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है और समझना है सारी चीज़ों को। मेरा मानना है कि अगर आपका तैयारी अभी तक 0% है ना, अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने 100 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा तैयारी कर पाओगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है हिंदी 100 मार्क्स में, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखिए हिंदी 100 मार्क्स में आपको क्या पढ़ना रहता है। देखिए सबसे पहला तो 3 खंड में डिवाइड है। पहला खंड जो होती है गद्य खंड होती है, जिसमें आपको कुल 13 चैप्टर होते हैं। घबराइए नहीं, 13 चैप्टर होते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से अभी कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम में अभी वक्त है, इतना दिन में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, कोई तरह से दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद पदखंड है, पदखंड में 13 चैप्टर्स हैं, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, ये हम देख रहे हैं फुल रिवीजन वीडियो, मतलब एक ही क्लास में पूरे अच्छे से हिंदी 100 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे। तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और उसके बाद तीसरा जो है हिंदी व्याकरण आता है, जिसमें कुल 15 टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आती है। तो इसके ऊपर भी हम लोग अच्छे से सारा चीज देखने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका गद्य खंड, पद खंड, हिंदी व्याकरण ये सब कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पे इसको ना हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए इस पूरे वीडियो के दौरान हम आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। बस शुरू के ये 3-4 मिनट जो है ना, ये मेरा बात आप सुन लो, जिसके माध्यम से आप इस क्लास में क्या होने वाला है, किस तरीके से हम डिजाइन किए, वो सब आप समझ लो। फिर 3-4 मिनट के बाद पूरा अच्छे से पढ़ाई ही तो स्टार्ट होने वाली है। अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गद्य खंड में जो 13 चैप्टर है, इन 13 चैप्टर में क्या आती है। सबसे पहले तो हम गद्य खंड को कंप्लीट करेंगे, फिर पद खंड को, फिर हिंदी व्याकरण को, और एक और क्लास रहेगी जिसमें हम क्या चीज ये सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि गद्य खंड में कुल कितने चैप्टर्स आते हैं, गद्य खंड में कुल कितने चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बातचीत। उसके बाद है उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही की मां, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिच और शिक्षा। ये कुल 13 चैप्टर्स हैं, इसको आप अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। और हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शाम में देख रहे हो तो अभी आप देख लो, लेकिन आप कोशिश करना कि एक बार मॉर्निंग में भी इसको पूरे अच्छे से लास्ट तक अच्छे से देख लेना है। ताकि क्या होगा कि जब आप इस क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार आप अच्छे से देखोगे ना, तो सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे फुल रिविजन क्लास है, तो अच्छे से आप देखिए यहाँ पे। और साथ ही साथ आप एक काम और करिएगा कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले आप इस क्लास को देख के चले जाइएगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम यहाँ पे इस पूरे वीडियो को डिजाइन किए हैं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले इसको देख के जाओ और आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आओ। तो चलिए अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला जो चैप्टर कौन सा है, गद्य खंड में हमारे पास यहाँ पे पहला चैप्टर है बातचीत। अब चलिए यहाँ पे बातचीत पार्ट में जो भी प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे चीजों को अच्छे से एक एक करके देखते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सबसे पहले बातचीत जो पार्ट है, इसको लिखे कौन है, इसके लेखक कौन हो जाते हैं, तो इसको समझिए। सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। बातचीत पार्ट के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है। और उसके बाद देखिए इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 को इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है, उत्तर प्रदेश में इनका बेसिकली जन्म हुआ है। कहाँ पे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ है। उसके बाद इनका निधन हुआ है कब, 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया है, मतलब आज़ादी से पहले ही इनका निधन वगैरह हो चुका है। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में आप जान गए। अब चलिए यहाँ पे इनके जितने ये जो चैप्टर है ना, ये बातचीत चैप्टर, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। मतलब बातचीत शीर्षक जो है, ये निबंध जो है, इसके निबंधकार कौन है।
इसकी रचना कौन की है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सेकंड नाउ क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? तो यहाँ पे सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगी? आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, रेल का बिकट खेल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें ना कछुआ धर्म, तो ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। रेणुका की अगर बात करें तो ये लिखा गया दिनकर जी के द्वारा। हम ये नहीं बता रहे, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि रेल का बिकट खेल यहाँ पे ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ये सब आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलिए हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो है ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत जो है ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन में देखे थे तो क्या चीज, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी विधा है? तो निबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर, चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क्स इसको, डबल स्टार मार्क्स आप इसको लगाइए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आंसर यहां पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहां पे सवाल देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा ये चीज? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। जो भी आदमी बोलता है, जब तक आपके सामने आके बोलेगा नहीं, कुछ भी अपने बारे में कुछ भी बताएगा नहीं, तो तब तक आप उसका चेहरा देख के आप उतना नहीं जज कर पाओगे कि हाँ वो आदमी वास्तविक में कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका आचरण कैसा है, चरित्र कैसा है, आप उसके बारे में ज्यादातर बातें नहीं बता पाओगे। लेकिन यहां पे वही चीज बोले हैं कि बेन जॉनसन कि जब आदमी बोलता है ना कुछ भी, तो उससे उसका रूप का साक्षात्कार होता है कि आखिर वो व्यक्ति है कैसा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहां पे दोस्तों अगर बात करें ना, ये क्वेश्चन तो हम लोग देखे हैं, आगे की क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अभी तक पूरे हिंदी को पढ़े नहीं है अच्छे से ना, तो मतलब थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, रटने का चीज यहां पे हो सकता है। फिर आप अभी भी अगर आपके पास टाइम है 15 दिन 20 दिन 25 दिन, तो आप आराम से एजुकेशन बाबा ऐप पे जाइए, कोर्स वहां पे अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करिए आराम से। इतने कम समय में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स का डिजाइन उस तरीके से है, और एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप आसानी के साथ सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो इसलिए आप वहां से वो कर सकते हैं। और जो लोग वहां से नहीं करना चाहते हैं, उनको हम शॉर्ट में हम बता देते हैं कि देखिए ये बातचीत पाठ जो है ना, ये बातचीत पाठ में बालकृष्ण भट्ट जी ये बताए हैं कि लोग बोलते हैं तो फिर कैसा होता है। अगर ये संसार गूंगी होती, मतलब संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता, तो वो ये संसार कैसा होता है। तो मतलब इसके बारे में यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी बताए हैं। और बोलने के बारे में मतलब मेनली जो है, मनुष्य बोलता है तो कैसा लगता है, मतलब कैसा स्वभाव होता है उसका, बेसिकली बोलने के बारे में ही सारा चीज बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 6 का यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप की वो संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 के बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, इसमें है क्या चीज? संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? बहुत सारे बुक में हम ये देखे हैं कि बालकृष्ण भट्ट रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आंसर नहीं होगी। संयोगिता स्वयंवर जो रचना किनकी है? श्रीनिवास दास जी की, लाला श्रीनिवास दास जी की। इनका पूरा नाम क्या है? लाला श्रीनिवास दास जी। अभी यहां पे देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो गई। और ये जो संयोगिता स्वयंवर है ये क्या है? तो ये एक नाटक है। जैसे यहाँ पे ये जो है पढ़े हैं बातचीत, ये क्या है? बातचीत तो हमारे पास निबंध है, लेकिन यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ये नाटक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बालकृष्ण भट्ट जी जिसकी रचना नहीं किए हैं। वो कौन सा हो जाएगा? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। और ये सारा जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। परीक्षा गुरु जो है इनकी रचना नहीं है। और यहाँ पे परीक्षा गुरु अगर बात करें किनकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास जी का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो यहाँ पे कौन से युग के?
कौन से काल के थे? आधुनिक काल के। अब यहाँ पे युग पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी आप डबल स्टार मार्क्स बिल्कुल लगा लीजिए। और जो क्वेश्चन में हम स्टार मार्क्स या फिर बोलेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस सारे क्वेश्चंस को आप कोशिश करिएगा अपने कॉपी में नोट कर लेने का, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर लोगे, उसको अच्छे से देखोगे, तो क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे ना वो आपका क्लियर ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हम बोले हैं कि कॉपी पेन लेके बैठने के लिए। और बोतल आपको पानी का इसलिए बोले हैं क्योंकि क्लासेस लंबी होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण जी बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए, लोग को कैसा बोलना चाहिए, लोग कैसे बोलते हैं कि मधुर लगता है, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी चर्चा किए हैं। बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए, लोग का कैसा शैली होता है, ये सब के बारे में। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, एक चैप्टर में बेसिकली बोल सकते हैं कि गेस क्वेश्चन है हमारा, कि फर्स्ट चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन हो सकता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है या पूछी जा सकती है, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन को ले लेके हम हर चैप्टर का आपको देते चल रहे हैं। तो आपका काम है बस अच्छे से देखते हुए चलना। और यहां पे अगर हम बात करें ना, तो एक और चीज, इस पहला क्लास जो है ना, ये पहला फुल रिवीजन वीडियो है। मतलब यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स का ये पहला फुल रिवीजन वीडियो है। इसमें हम यहाँ पे पूरा गद्यखंड कंप्लीट कर लेंगे आज, मतलब 13 चैप्टर। उसके बाद सेकंड आएगा जिसमें हम अच्छे से पूरा पद्यखंड कंप्लीट कर लेंगे 13 चैप्टर। उसके बाद तीसरा फुल रिवीजन वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे अच्छे से हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है चौथा फुल रिवीजन वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे अच्छे से हिंदी का जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होती है ना उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब अभी यहाँ पे क्लासेस तो लंबी होगी, साथ ही साथ और भी क्लासेस आने वाली है आपके लिए। हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पूरी जी जान लगा के करेंगे। आपको भी अपने एग्जाम के लिए पूरा जी जान लगाना है और मार्क्स ला के हमें बताना है कि भैया हम आपसे पढ़ के इतना मार्क्स लाए, हम खुद मेहनत करके इतना मार्क्स लाए। आपको ये बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है उसने कहा था, इसमें जो है वास्तविक प्रश्न जो भी आते हैं वो सब हम लोग देखेंगे एक एक करके बारी बारी से। सबसे पहले समझिए इसके लेखक कौन है, इनका जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, ये सब जानते हैं। यहाँ पे तस्वीर जो लगा हुआ है ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जो लिखे हैं उसने कहा था। ये जो है उसने कहा था कहानी जो है ये लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे जो तस्वीर दिया हुआ ये लिखे हैं। अभी इनका जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में। देखिए अगर आप गूगल पे देखते हैं या फिर कोई भी गेस्ट पेपर में देखते हैं अलग ऑप्शन है, मुझे मत बोलिए क्योंकि यहाँ पे ये राइट आंसर है। ठीक है, आपके गेस्ट पेपर में गलत हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, निधन, इनका निधन हुआ है 12 सितंबर 1922 को काशी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है और ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। हर एक लेखक का जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, कहाँ हुआ है जन्म, कहाँ निधन हुआ है, ये आप जरूर लिखिए। अब चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस चैप्टर से, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, मुख्य पात्र में कौन है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। देखिए लहना सिंह जो है इस पाठ के मुख्य किरदार में है, मतलब इसके मेन पात्र में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ जो है लहना सिंह पर ही ये पाठ पूरे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन देखिए उससे पहले आपको थोड़ा सा इसमें इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। देखिए इस पार्ट में क्या है, लहना सिंह एक लड़का है जो कि तो धीरे धीरे मतलब वो क्या हुआ था, एक बार जा रहा था, मार्केट जा रहा था, वहाँ पे एक लड़की आ रही थी। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए। लड़की आ रही थी और जो है वो टांगे के नीचे आ जाते, उससे जो है बचाया था। वो जो है कौन, ये बचाया था, लहना सिंह बचाया था। और उसके बाद में क्या हुआ, वो लड़का को क्या हुआ, लहना सिंह को धीरे धीरे उससे प्यार हो गया
और वो पूछता है उससे कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई, तो लड़की बोलती है हाँ हो गई। एक बार वो ऐसे ही बोल दी, बार बार मतलब बार बार पूछ रहा था तो बोल दी हाँ हो गई। अब ये लड़का पूरा ऐसे उदास था, पूरा जा रहा है रास्ता में जैसे आशिक होता है, टोकरी अगर मिल गया, कोई टमाटर का टोकरी मिल गया, कोई बेच रहा है उसको उझेल देता था, किसी से धक्का मार देता था। तो ऐसे ही करके वो करते हुए कैसे कैसे ये घर पहुंचा पूरे गुस्से में। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिर एक दिन उसका शादी हो गया उस लड़की का। फिर क्या हुआ, ये उसके घर गया तो वहाँ पे वो लड़की बोली कि वचन दो कि तुम मेरे पति और ये इस बच्चे का रक्षा करोगे। तो वो वचन दे के उसके बाद चला गया द्वितीय विश्व युद्ध में, वहाँ पे लड़ा, भारत की तरफ से गया। जब अंग्रेज, भारत क्या था, अंग्रेज का गुलाम था उस समय, अंग्रेज का गुलाम था भारत। और उस समय जो है क्या हुआ, भारत से ये गए थे अंग्रेज की तरफ से लड़ने, कहाँ पे, जर्मनी में। और वहाँ पे इनका जो है निधन हो गया। अब यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए वो जो शहर जो था, वो शहर कौन था, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो कौन सा शहर था, अमृतसर। अमृतसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 77, यहाँ पे 77 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो आंसर हो जाएगा मांझी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लहना सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, आप ये मत समझिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस पाठ के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, ये नहीं है। यहाँ पे इस चैप्टर के मुख्य पात्र जो है उनके बारे में पूछा जा रहा है, लहना सिंह के बारे में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन में है लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जो है जमादार के पद पर था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर 6 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजीरा सिंह के गोद में हुई। और यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा ये बजीरा सिंह कौन था, तो ये जहाँ गए थे किसके तरफ से, भारत के तरफ से गए थे जर्मनी लड़ने। तो अब यहाँ पे क्या था, इनका एक पलटन, इनका एक क्या था, एक जो है पूरा पलटन था, पूरा टीम था। पलटन किसको कहते हैं, टीम को कहते हैं। पूरा एक पलटन के साथ गए थे और उसमें जो है क्या था, ये जो है यहाँ पे मतलब बजीरा सिंह वगैरह बहुत सारा जो क्या रहता है, मित्र बन जाता है ना वहाँ पे। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप टीम में हैं, पलटन में हैं, अगर आप सिपाही हैं, तो बहुत सारा वहाँ पे और सिपाही होते हैं, वो सब मित्र बन जाते हैं। तो बजीरा सिंह उनके मित्र थे। अब यहाँ पे देखिए किसकी गोद में हुई थी, बजीरा सिंह के, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बजीरा सिंह सिपाही मित्र था लहना सिंह का। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, और इसमें क्या है, पलटन का विदूषक कौन था। अब यहाँ पे देखिए पलटन किसको कहते हैं, टीम को कहते हैं, पूरे टीम, सिपाही का जो टीम था उसको कहते हैं। अब यहाँ पे उसका विदूषक कौन था, यहाँ पे विदूषक मतलब जो है आप ये मत समझिएगा कि उसको मारने वाला कौन था, ये सब नहीं, मस्खरा मतलब मजाकिया, उसमें जो है पलटन का मजाकिया कौन था, कौन बहुत मजाक करता था। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे देखें 6 में, ऑप्शन नंबर बी, पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह, उसी की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई है। आप यहाँ से ये भी सीख गए। अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। देखिए सबसे पहले तो वो अपना देश जो था उस समय अंग्रेज का गुलाम था, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और अंग्रेज की तरफ से हम लोग गए थे, भारत की तरफ से बोल सकते हैं, भारत की तरफ से हम लोग गए थे भारतीय सिपाही बन के जर्मनी से लड़ने। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी के साथ। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, इसमें है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए इसमें इसके बारे में समझिए। एक तो प्रेम हुआ उस छोटे से लड़का लहना सिंह को उस लड़की से, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी कुरमाई हुई, वो एक बार मतलब बहुत बार पूछा तो एक बार बोल देती है हाँ हो गया, तो वो पूरे गुस्से में आ गया। इससे क्या हुआ, दिव्य प्रेम है, बहुत प्रेम की एक कहानी है। उसके बाद प्रेम पर बलिदान की कहानी इसलिए क्योंकि जब ये गया, ये लहना सिंह गया उसके ससुराल, जब वहाँ पे गया तो उस समय क्या हुआ,
वो लड़की बोलती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना, तो वो छोड़ दिया, मतलब वो मान लिया, वो चीज़ जो वादा वो करवाई वो वादा करके ये चला आया। तो प्रेम पर बलिदान की एक कहानी है। उसके बाद युद्ध कहानी, क्योंकि इसमें उसके बाद वो चले आते हैं युद्ध करने भारत की तरफ से, भारतीय सिपाही की तरफ से जर्मनी से। ये जो है युद्ध कहानी भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अच्छे से आपको समझाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे वाकई वीडियो अच्छा है तो आप शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, वो हम आपको दिए हैं। अब यहाँ पे चलिए अगला चैप्टर के बारे में देखते हैं। अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। अब आइए जानते हैं संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, वो सब जानते हैं। इसके लेखक हो जाते हैं संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे इनकी तस्वीर लगी हुई है, या आप इनको याद रख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति लिखा गया है। अभी इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। कहाँ, सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902। कहीं कहीं आपको अलग जन्म डेट रहता है तो वो आपको नहीं याद करना है। सिंपल हम आपको जो इस वीडियो में बता रहे हैं आपको वही याद रखना है। इनका निधन हुआ है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, पटना बिहार में इनका निधन हुआ है। याद रखना है आपको। इनके लेखक कौन आते हैं, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं और सही तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए इसमें क्या था, ये एक भाषण था जो कि पटना गांधी मैदान में दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, और उसी से कुछ अंश जो है यहाँ पे लिया गया है। इसमें वो बोलते हैं किसके बारे में, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के बारे में बतलाते हैं अच्छे से, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में अच्छे से बतलाते हैं। तो ये सब अच्छे से ये जो है अपने भाषण में बोलते हैं कि अगर ये लोग रहते तो आज जो है भारत का, बिहार का गौरव ही कुछ अलग रहता। तो ये सब कुछ वो अच्छे से बतलाते हैं। साहित्य का जो है एक अलग ही दुनिया रहता, तो ये चीज़ वो बतलाते हैं। आज भी वो उनकी कमी खलती है, तो वो सब कुछ अच्छे से ये अपने भाषण में सम्मिलित किए हैं। अब देखते हैं इसके रचनाकार कौन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, कौन रचनाकार हैं, यहाँ पे जे कृष्ण मूर्ति गलत। ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। अब आगे यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, और इसमें क्या है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो यहाँ पे सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गई। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। देखिए दिनकर जी से रिलेटेड इस चैप्टर में सवाल क्यों आया है, क्योंकि ये जो थे अपने भाषण में, इसके कवि जो हैं अपने भाषण में जो है क्या किए थे, जयप्रकाश नारायण जी जो है अपने भाषण में ये सम्मिलित किए थे दिनकर जी को और फणीश्वर नाथ रेणु जी को सम्मिलित किए थे अपने भाषण में। इसलिए यहाँ पर आपको इसमें दिनकर जी से रिलेटेड सवाल मिल रहा है। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो इनका निधन हुआ था विलिंगटन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का। 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका का। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सही तरीके से बस आपको अच्छे से देखना है। एक बार बीच बीच में आप पानी पी लिया करिए, ताकि ये सब एक कॉमन चीज़ है जो कि अगर आप करते हैं तो आपको याद जल्दी होगी। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव की। स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज़, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ उमा शंकर दीक्षित, शीला दीक्षित,
अब यहाँ पे देखिए 7 का राइट आंसर जो होगी ना वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। हाँ, उमा शंकर दीक्षित ही यहाँ पे होना चाहिए। एक मिनट हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही होगा, उमा शंकर दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी, बिहार विद्यापीठ से वो जो है परीक्षा पास की आईएससी का। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है 9 नंबर में, और इसमें बोला जा रहा है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अभी हम लोग 3 चैप्टर देखे हैं, बल्कि अभी हम लोग और 10 चैप्टर देखना है। सही तरीके से हम लोग देखेंगे, सब कुछ अच्छे से हम आपको बताएंगे। चलिए अब चौथा चैप्टर देखते हैं, ये है अर्धनारीश्वर, और इसके बारे में समझते हैं। अर्धनारीश्वर कौन लिखे हैं? हमारे प्यारे से कवि लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि अपने बिहार के हैं, सिमरिया बेगूसराय के हैं। आपको अच्छे से इनके बारे में बताएंगे। चलिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये पढ़ के, काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए इसके लेखक कौन हो जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ये भूलने की कोई बात ही नहीं है, अपना कवि है रामधारी सिंह दिनकर। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, ये इनका तस्वीर लगा हुआ है। इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में। इनका निधन हुआ है 24 अप्रैल 1974 को बेगूसराय में। अगर आप यहाँ पे बेगूसराय नहीं लिखते हैं, आपको कहीं कहीं बहुत अलग अलग मिलेगा, कहीं मुंगेर मिलेगा, तो ये सब गलत होगा। आपको यहाँ पे जो बता रहे हैं वो सही आंसर है। बल्कि आप लोग क्या करते हैं, कोई अदर गेस पेपर आप देख लेते हैं जिसमें गलत आंसर है, और आप नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप ही गलत बताएं। तो ये ऐसे नहीं होता है बाबू, आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम आपको यहाँ पे सही बताएंगे। मे बी बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाता है, नहीं तो हम लोग ऐसे थोड़ी मिस्टेक करते हैं। बाई चांस अगर हम लोग को ए बोलना रहता है तो बी बोल देते हैं कहीं पे, और अगला क्वेश्चन निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से भी बतला रहे हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस चैप्टर के यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसको लिखे कौन है? ये एक निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है ये क्या है? एक निबंध है, आपको याद रखना है, एस्से है। और इसके निबंधकार के कौन है? तो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हुए? रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? यहाँ पे दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म नहीं मिला था, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण भी नहीं, यहाँ पे क्या मिला था? पद्म विभूषण भी नहीं, पद्म भूषण तो इनको मिला ही था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ पे अगर बात करें ये सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में, इनको जो पुरस्कार मिला था पद्म भूषण, ये कब मिला था अगर वो बात करें तो इनको मिला था 1559 ईस्वी को, 1959 ईस्वी को इनको ये मिला था। और किनके हाथों मिला था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 1559 ईस्वी को पद्म भूषण से सम्मानित ये किए गए थे दिनकर जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 1900, हम अगर बार बार अगर बोल दे रहे होंगे मिस्टेक से तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 1959 ईस्वी को। अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपको अभी जस्ट हम आपको बताए हैं सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। इस चैप्टर में दिनकर जी जो हैं, दिनकर जी अच्छे से जो है एक रचना की है, पुरुष और महिला के बारे में बताए हैं, मतलब नारी और पुरुष के बारे में बताए हैं कि कैसे वो दोनों अलग है। मतलब इसमें तो अलग बताए हैं, लेकिन वो दोनों वो बताए हैं कि इसमें वो दोनों एक है। मतलब अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो वो गलत है। हर नारी में पुरुष का गुण होना चाहिए, हर पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए। जब तक जो है पुरुष में नारी का गुण नहीं होगा वो अपूर्ण कहलाएगा। तो ये सब इस पाठ में वो बताए हैं, और इसमें शंकर और पार्वती का आधा पुरुष और आधा नारी के रूप के अवतार के बारे में बताए हैं इस पाठ में। चलिए शॉर्ट में समझ लिए। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो क्या है? जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है, नारीत्व नहीं है, वो पुरुष क्या है? अपूर्ण है। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। इसमें 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है?
रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है ना पूछा जा रहा है, नहीं तो ये साकेत और यशोधरा हो जाएगा, क्योंकि साकेत और यशोधरा किनकी रचना है आपको अच्छे से बताए हुए हैं। क्या है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत और यशोधरा दोनों जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। और बाकी यहाँ पे जितना है प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे जो है रसिमरथी, ये सब जो है जितने हैं यहाँ पे सब कुछ जो है किसके द्वारा रचना किया गया है? दिनकर जी के द्वारा, राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत के 4 अध्याय। 6 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कब मिला था? 1959 को इनको मिला था पुरस्कार। अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे इसमें क्या बोला जा रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी, दिनकर को किस काव्य पुरुष पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर। और ये कब मिला था? 1972 में। और अगर आपको ये याद रखना है तो रखिए, नहीं तो ये इसका इस भी याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है दिनकर किस युग के कवि थे? कौन से युग के कवि थे? आपको अभी जस्ट हम आपको बताए थे, दोनों कवि के बारे में बताएं, तीनों कवि के बारे में बताएं, और इसमें भी बताते हैं दिनकर किस युग के कवि थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग की, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, और आप ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है? अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? अर्धनारीश्वर का अर्थ जो है होता है क्या चीज? ये एक काल्पनिक रूप रचना किए हैं। किसका? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के काल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग जो है नारी का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है? संस्कृत के, इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 10 में क्या बोला जा रहा है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अभी तक हम लोग 4 चैप्टर को देख चुके हैं। अब चलिए हम आगे का चैप्टर को देखते हैं। अब यहाँ पे अगला जो चैप्टर आ जाती है उस चैप्टर का नाम है रोज। रोज पाठ में जितने भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, आइए हम लोग एक एक करके अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले इनके लेखक के बारे में जानेंगे, उसके बाद जन्म और निधन के बारे में अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे देखिए रोज पाठ जो है इसके लेखक कौन हो जाते हैं? इसके लेखक हो जाते हैं सचिदानंद हीरानंद बादशाहन, यानी अज्ञेय जी जो है इसके लेखक हो जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 को। कहाँ हुआ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ है। वही इनके निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन हुआ है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में। देखिए जन्म का जो दिनांक जो है कहीं कहीं अलग होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको जो दे रहे हैं एक्यूरेट बिल्कुल 100% सही होगा। अभी यहाँ पे चलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से सब कुछ हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालती यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं सेकंड नंबर, और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज? इसमें बोला जा रहा है रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, या फिर आलोचना का अंश है? क्या यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? आप लोग को जल्दी से बताना है। अभी यहाँ पे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं चाहेंगे तो, और यहाँ पे चलिए हम आपको बता रहे हैं राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहानी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड, और इसमें बोला जा रहा है अज्ञेय किस वाद से है? अज्ञेय जो है कौन से वाद से हैं? तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से। अज्ञेय जी जो है प्रयोगवाद से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, और इसमें क्या है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश जी की, अज्ञेय जी की, मलियत जी की, या फिर मणि मधुकर की? क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय जी का हो जाएगा, यानी सचिदानंद हीरानंद बादशाहन यानी अज्ञेय जी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कौन सी पुस्तक ऐसा है जो अज्ञेय जी का है?
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हरी घास पर छनवर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, और इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए, रोज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर 7वां क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इससे देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन लेखक परिचय से ही होंगे, तो लेखक परिचय आपको स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं। और फिलहाल आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में है किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। देखिए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है ना कि मालती के जो पति थे वो डॉक्टर थे पेशा से, और वो बहुत लेट से आते थे, तो वो जो है अपना घर ही देखती रहती थी कि 3 बज गया अभी तक नहीं आया, 4 बज गया अभी तक नहीं आए, 11 बज गया अभी तक नहीं आया। तो यही यहाँ पे किससे लिया गया है, तो यहाँ पे लिया गया है रोज पाठ से। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर 8वां क्वेश्चन, और इसमें है अज्ञे की माँ का नाम था, अज्ञे की माँ का क्या नाम था। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बेंती देवी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, और इसमें क्या है, अज्ञे जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटारसी मध्य प्रदेश नहीं हुआ था, सिमरिया बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर जी का हुआ था, लम्ही वाराणसी ये जो है महादेवी वर्मा का था। तो यहाँ पर जो है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज़, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। यहाँ पे अज्ञे जी हो जाएंगे, या फिर प्रेमचंद्र जी, या फिर मोहन राकेश, या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए अज्ञे जी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जैसे ही आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आप वहाँ पे जाके क्यूज में जाइएगा, फ्री में आप वहाँ पे क्यूज दे सकते हैं, और आप चैप्टर बाई चैप्टर टेस्ट दे के देखिएगा, फ्री में है। आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे के देखिए आपका कितना मार्क्स आता है, वहाँ से आपका पता चल सकेगा कि आपका तैयारी कैसा है और लोगों का तैयारी कैसा है। वहाँ पे लीडर बोर्ड में सभी लोग का जो है रिजल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर से 10 ही क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फिर हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, और अगला चैप्टर का नाम क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगला चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। अब यहाँ पे इस चैप्टर से जितने भी 22 प्रश्न आएंगे उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय के बारे में। इसके लेखक हो जाते हैं अपने जाने माने भगत सिंह जी। अभी यहाँ पे क्या है, इनका जन्म कब हुआ है, 28 सितंबर 1907 को, कहाँ पे, बंगा पाकिस्तान में। देखिए ये जो हुआ है कहाँ पे, पंजाब में ही हुआ है, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान में पड़ रहा है। इनका जन्म 28 सितंबर 1908 में हुआ है। इनका निधन कब हुआ है, 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनका जो है निधन हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए इनके इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, एक्चुअली में सारांश में क्या है, तो भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये भगत सिंह जी कहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो है देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य को अपने राष्ट्र के बारे में, राजनीति के बारे में सही तरीके से जानना होगा, तभी जाके देश का विकास हो पाएगा। तो ऐसा भगत सिंह जी कहते हैं। इस पूरे पाठ में यही सारी चीज़ का वर्णन है। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये क्वेश्चन आ सकती है बस यहाँ पे लेखक परिचय से है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा, और इसमें बोला जा रहा है भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था। माता और पिता के नाम क्या था। यहाँ पे सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशन सिंह उनके पिता का नाम था, और माता का नाम था विद्यावती। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है, थर्ड में बोला जा रहा है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था। भगत सिंह का पैतृक गांव जो था वो कहाँ था, तो खटकल, कहाँ पे, खटकल कला पंजाब में। यहाँ पे जो है थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब में उनका पैतृक गांव था। अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, और इसमें क्या है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च। क्या है, 23 मार्च
1931 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो यहाँ पे हो जाएगा अनेक बार, वो जो है अनेक बार जेल गए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें है भगत सिंह की शहादत कब हुई? मृत्यु कब हुई, मतलब सॉरी इनका जो है निधन कब हुई और शहादत कब हुई? यहाँ पे दोनों एक ही है क्योंकि दोनों का मीनिंग ही एक है, तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, और इसमें है भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राप्य है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज डी, उपयुक्त तीनों। यहाँ पर क्योंकि देखिए समाजवाद के आदर्श, उसके बाद आत्मकथा, मौत के दरवाजे पर, उसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ये सब जो है अभी तक अप्राप्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, और इसमें क्या है, किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य का पूर्णतया जो है भुला देनी चाहिए। जब देश का जो भविष्य का बात हो उसमें जो है व्यक्ति विशेष का जो है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके भाग्य को भुला के देश हित में फैसला लेना चाहिए। ये कौन कहे हैं? तो ये कहे हैं कौन? क्रांतिकारी सिंह बिल्कुल नहीं, सुखदेव सिंह बिल्कुल नहीं, चंद्रमा सिंह नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह, राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, और इसमें है बंदी जीवन किसके कृति है? किसके कृति है बंदी जीवन? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर, क्या चीज? सचिंद्र नाथ सान्याल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, और इसमें है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, प्रताप। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अभी हम लोग ये चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिए, अच्छे से देख लिए। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है ओ सदा नीरा, और इस पाठ में जितने भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन हो जाते हैं। इनके लेखक जो हो जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। इनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 को खुर्जा बुलंदशहर जिला में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अभी इनके निधन के बारे में जानिए। 14 मई 1978 को इनका निधन हुआ है। आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। देखिए जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर उसके किनारे बसे संस्कृति और जीवन की झांकी पेश करते हैं। तो ये हो गई ओ सदा नीरा पाठ के बारे में। अब चलिए देखते हैं ओ सदा नीरा पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। कौन जो है इसको लिखे हैं, इसके निबंधकार कौन हो जाते हैं? ओ सदा नीरा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, और इसमें है क्या चीज? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है? तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? देखिए यहाँ पे नहीं लिखी है बोला जा रहा है ना, मेरी बांसुरी, पहला राजा, उसके बाद दशरथ नंदन, यहाँ पर ये सब तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद देखिए भोर का तारा, कोणार्क, बंदी, उसके बाद सर्दिया, ये सब जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कुंवर सिंह की टेक, और उसके बाद गगन सावरी, ये सब जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे आषाढ़ के एक दिन ये लिखा गया है किनके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। और लोहा सिंह जो है लिखा गया है किसके द्वारा? रामेश्वर सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगी? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आषाढ़ का दिन जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है। और लोहा सिंह जो है ये जो है रामेश्वर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 नंबर, चौथा क्वेश्चन में है वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें है क्या है? परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर जी।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर 6 में बोला जा रहा है क्या चीज, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ सदानीरा पाठ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर को किसका पुरस्कार नहीं मिला था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार, सॉरी किसका नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो नहीं मिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगी, देखिए यहाँ पे जो है बिहार ये जो है ये जो है मिला हुआ है, और यहाँ पर जो है ये तो मिला हुआ ही है। यहाँ बिहार राज्यसभा पुरस्कार, उसके बाद कालिदास अवार्ड, विद्या विरिधि की उपाधि जो है ये भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगदीश चंद्र माथुर जी को नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 के बाद 8 नंबर, और इसमें है किस पाठ में आया है, किस पाठ में ये सेंटेंस आया है कि ये लाइन आया है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ सदानीरा पाठ में ये आया है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए इसमें जो जब भी आपको चंपारण मिले ना, आप सिंपल ओ सदानीरा में टिक कर लेना, क्योंकि इसमें जो है जगदीश चंद्र माथुर जी चंपारण के बारे में बहुत डिटेल में बात किए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 9 और क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिसका जो है निष्कलुष हो। यह किसने कहा है, यह कौन कहे हैं। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ये बात बोले हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन सी कृति माथुर जी की है, कौन सी कृति माथुर जी की है। तो आंसर हो जाएगा भोर का तारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भोर का तारा। अब यहाँ पे देखिए माथुर जी के द्वारा ये सब लिखी गई है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा कौन कौन सी कविता या फिर कहानी लिखी गई है, सब आपको अच्छे से इसमें बता दी है 10 क्वेश्चन में से। अब यहाँ पे चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अगला काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे, तो ध्यान लगा के देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे सिपाही की माँ, ये लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। और आइए जानते हैं मोहन राकेश जी के बारे में। इनका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में। कहाँ, 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में। इनका निधन हुआ है 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। तो आभा, बिमला, कुंती या फिर माधुरी। तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 2nd नंबर, और इसमें बोला जा रहा है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। कौन से दिन वो ऐसा सोचती है, भविष्यवाणी कर लेती है कि आएगा, मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर, तीसरा क्वेश्चन इसमें है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। तो ऐसा कौन कहता है। तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, चौथा क्वेश्चन इसमें है किस पाठ से यह उद्धरण आया है, कौन से पाठ में ये लाइन आया है। इसमें है फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागते हैं, मैदान छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती है। यह कौन से पाठ से आया है। तो ये आया है कहां से, सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था आपको बताए हैं अभी लेखक परिचय में। अभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश की कृति है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखिए 7वां, और इसमें बोला जा रहा है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए हम लोग को जानना होगा नहीं कि मोहन राकेश की कौन कौन सी कृति है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
एक और जिंदगी, यहाँ पे ये जो है मोहन राकेश की है। उसके बाद अंधेरे बंद कमरे, ये भी मोहन राकेश की है। उसके बाद आधे अधूरे मोहन राकेश की है। लेकिन यहाँ पे इतिहास और आलोचना, ये है नामवर सिंह की रचना। तो यहाँ पे ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है। मुन्नी और मानक का क्या नाम है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्नी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुन्नी और मानक का नाम, माँ का नाम क्या था? तो बिस्नी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9 नंबर 9वां क्वेश्चन, और इसमें है सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। ये जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। और अगला यहाँ पे अगला जो चैप्टर आ जाती है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला यहाँ पे चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रगीत और समाज। चलिए इसके बारे में सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सब देखेंगे। प्रगीत और समाज, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बात करना है। अभी चलिए लेखक के बारे में समझते हैं। लेखक इसके हो जाते हैं नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हो जाते हैं। इनका जन्म हुआ है 28 जुलाई 1926 को, 28 जुलाई 1926। हालांकि 1927 भी कहीं कहीं रहता है, तो इस चीज़ में हमें मत बोलिएगा। यहाँ पे क्या रहता है? प्रगीत और समाज का 28 जुलाई 1926, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1927 यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए आपको याद क्या रखना है? तो 1927 आप सिंपल याद रखिएगा, यहाँ पे 26 के बजाय आप 27 याद रखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए क्या है अगला, यहाँ पे देखिए वाराणसी, यहाँ पे बनारस उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। वही निधन जो हुआ है 19 फरवरी 1919 में नई दिल्ली में इनका निधन हुआ है। देखिए डेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकार जो होते हैं उनमें थोड़ा सा मतभेद रहता है, जिसके कारण अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेट मिल रहा होगा। अभी यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। प्रगीत और समाज कौन लिखे हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह जी के द्वारा प्रगीत और समाज लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ है? तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? 1927। हाँ, अभी हम आपको जस्ट क्या बताएं, 1927 यहाँ पे याद रखना है, 28 नहीं सॉरी 27 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर तीसरा क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का, तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह के माता और पिता का नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज? बागेश्वरी देवी इनके माता का नाम, और पिता का नाम नागर सिंह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है? बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह जो है कौन से कविता की पंक्ति है? यह जो है कौन सी कविता की पंक्ति है? तो यह जो है तय तो यही था, इसकी पंक्ति है, तय तो यही था जो कविता है, आपके बुक में नहीं है, हालांकि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी, आपके बुक में नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, और इसमें बोला जा रहा है हिंदी में विकास के अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक जो है कौन लिखे हैं? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखे हैं कौन? यहाँ पे देखिए अरुण कमल नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा, नामवर सिंह सही आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर 7वां क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज? इसमें बोला जा रहा है कवित्व के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 नंबर, और इसमें है वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो 8वां का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामवर सिंह। काफी ज्यादा नामवर सिंह की रचना है, वो सब हम ये आपको बता रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी रासों की भाषा। अब चलिए देखते हैं नामवर सिंह की कौन कौन सी रचना है वो समझ लीजिए, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा ही नामवर सिंह की रचना है। अभी यहाँ पे देखिए प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरी परंपरा की खोज,
कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, पृथ्वीरासों की भाषा, ये सब नामवर सिंह की रचना है। आपको नोट कर लेना है अपने कॉपी में। आपको स्टार्टिंग में ही बोले हैं कॉपी लेके बैठना है, अच्छे से बैठना है, और अगर आप पानी अभी तक नहीं पिए हैं पी लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर आप अच्छे से याद कर पाओगे। अभी यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर से, ये क्या है, इसमें बोला जा रहा है कामायनी के कवि हैं। कामायनी के कवि कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर प्रसाद जी हो जाएंगे। लेकिन प्रसाद जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग अभी तक ये चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर को देखेंगे। अब यहाँ पे अगला जो चैप्टर आ जाती है उसका नाम है जूठन, और इस पाठ का लेखक कौन हो जाते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके लेखक कौन हो जाते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनका जन्म कब हुआ है और निधन कब हुआ है। इनका जन्म जो है 30 जून 1950 को हुआ है। कहाँ पे? बरला गांव में, मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वही इनका निधन पर है, निधन कब हुआ है? 17 नवंबर 2013 को। उम्र जो है 63 साल तक ये जीवित रहे और देहरादून में इनका निधन हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आंसर यहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि सही आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन से सम्मान जो है प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पर जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रपति पुरस्कार, और उसके बाद परिवेश सम्मान, ये भी इनको मिला है। उसके बाद देखिए जयश्री सम्मान, ये भी इनको मिला है। उसके बाद कथा क्रम सम्मान, ये भी मिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, फिर सलाम और फिर घुसपैठिए जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, और इसमें क्या बोला गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। कौन जो है यहाँ पे कविता संकलन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? देखिए यहाँ पे सदियों के संताप, ये भी है। उसके बाद बस बहुत हो चुका, ये भी है। और अब और नहीं, ये भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है क्या चीज़? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का राइट आंसर ए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर, और इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है किसने लिखा है दिन रात मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो ये कौन कहे हैं? तो ये कहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन पाठ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ये सब जो है बहुत ही मेहनत करके अपना दिनचर्या चलाते थे, इनका पूरा परिवार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, ये उनका आत्मकथा है। और इसमें जो है सारा लोग जो है मेहनत मजदूरी करके अपना दिनचर्या चलाते थे, और जब भी मतलब उसके बदले में जो उनको मिलता था क्या चीज़? जूठन मिलता था, जूठा हुआ चीज़ मिलता था उसको, उन लोगों को खाने के लिए। तो वही जो तब भी जो कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो ये कौन लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर, और इसमें है किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहां श्रम की कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था ये सब। यहाँ पे ये कौन लिखे हैं, किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या चीज़? 8 नंबर, और इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला जा रहा है क्या चीज़? जूठन क्या है? जूठन एक कहानी है, उपन्यास है, या फिर क्या है? रिपोर्टाज है, या फिर आत्मकथा है? तो यहाँ पे आत्मकथा हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 नंबर, और इसमें क्या है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है?
अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, देखिए एक कहानी भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है और उसके बाद निबंध भी नहीं है, तो ये क्या है, एक कविता है। अब और नहीं, एक कविता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 10 नंबर और इसमें है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों इसमें भी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी था वो हम आपको बताए हैं। अब अगला चैप्टर देखते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। मलयज जी के द्वारा यहाँ पे ये लिखा गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए इसमें यहाँ पे इसके लेखक जो हो जाते हैं मलयज जी, इनका तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए, तस्वीर से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इनका जन्म हुआ है 1935 ईस्वी में, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है मलयज जी का। ये आपको याद रखना है क्योंकि लेखक से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाते हैं मलयज जी और इनका जन्म हुआ है कब, 1935 में, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। वही इनका निधन हुआ है 26 अप्रैल 1982 को दिल्ली में। अभी यहाँ पे चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि लेखक परिचय तो हम लोग देख लिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज हम लोग को इस वीडियो में देखना है, देख रहे हैं सारे चैप्टर्स का, वो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा लेखन प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरी साहित्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये जो है डायरी के रूप में लिखा गया है, जैसे कि अगर आप इसका समरी देखे होंगे जो कि हम पेड कोर्स में एजुकेशन बाबा ऐप पर बताए थे, अगर आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि उसमें ये चैप्टर अपलोड है और उसमें बताया गया है कि डायरी है ये, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अगला जो है सेकंड क्वेश्चन और इसमें है मलयज का मूल नाम बताइए। मलयज जी का मूल नाम क्या है। तो मलयज जी का जो मूल नाम क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, भरत श्रीवास्तव यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है मलयज की कृतियाँ के नाम बताइए। मलयज की कृतियाँ का नाम बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मलयज जी का कृति कौन सा है। तो यहाँ पे थर्ड का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ये तो है जख्म पर धूल, ये सब जो है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ सभी कुछ तो है ही, क्योंकि देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन भी इनका है, कविता के साक्षात्कार, और यहाँ पे संवाद और इकलाप, और क्या है रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद जो है यहाँ पे जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये सब जो है मलयज जी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर डी हो जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या है, किसने लिखा है, किसने लिखा है एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। एक कलाकार के लिए तो ये जरूरी है कि उसमें आग होना चाहिए और वो खुद ठंडा हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए उसके मतलब जो टोन होगा उसमें आग होना चाहिए, उसके काम में आग होना चाहिए, लेकिन वो ठंडा हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मलयज जी ये बोले हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5 नंबर और इसमें क्या है, किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता है। क्या है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। मतलब यथार्थ को सिर्फ जीता ही नहीं है आदमी, बल्कि रचता है। कौन से पाठ में आया है। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर और इसमें है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, या फिर चुनौती को झेलने में। तो सुरक्षा जो है चुनौती को झेलने में होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत लोग सोचेंगे घर पे बैठे रहेंगे तो सुरक्षा हो जाएगी, तो ये राइट आंसर नहीं है। अंधेरे में भी सुरक्षा नहीं होगी। अभी यहाँ पे देखिए पलायन में भी एक जगह से दूसरी जगह भाग जाना या फिर चले जाना, वो भी सुरक्षा नहीं है, बल्कि चुनौती को झेलने में सुरक्षा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर और इसमें है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, मलयज जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है 8 नंबर और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज़, कौन सी रचना मलयज की है, कौन सी रचना जो है मलयज जी की है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे कविता के साक्षात्कार, ये जो है मलयज जी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, कविता संग्रह है, कविता संग्रह है, कौन सा है।
जो यहाँ पे कविता संग्रह है। देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है जख्म पर धूल, ये कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 नंबर और इसमें है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, यह मलय जी की जो है कथन है, ये मलय जी के द्वारा कहा गया है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। अब यहाँ पे ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गई, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलय जी। अब हम लोग के पास अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है त्रिच। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये चैप्टर है, आपको अच्छे से बताएंगे, प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे त्रिच पाठ के लेखक हो जाते हैं उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी के द्वारा ये जो है त्रिच पाठ लिखा गया है। इनका जन्म जो हुआ है 1 जनवरी 1952 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। वही इनका जो है जन्म स्थान कौन सा है? गांव जो है सीतापुर है, जिला शहडोल और मध्य प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ है। तो ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ है? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ है? तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे क्या 1952 में। तो यहाँ पे देखिए 1952 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1952 को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2nd नंबर और इसमें क्या है? कौन सी कृति जो है उदय प्रकाश जी की है? तो यहाँ पे 2nd का राइट आंसर क्या हो जाएगी? 2nd का राइट आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3rd नंबर और इसमें है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी कृति जो है उदय प्रकाश की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की है। पोल गोमरा यहाँ पर का स्कूटी ये भी जो है किसका है? उदय प्रकाश जी की है। और अंत में प्रार्थना ये भी उदय प्रकाश जी की है। लेकिन टूटा हुआ पुल ये जो है उदय प्रकाश जी की रचना नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर और इसमें है त्रिच कैसी कहानी है? त्रिच कैसी कहानी है? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रतीकात्मक। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर और इसमें है त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? त्रिच कहानी में जो है पिताजी जो हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम स्वारथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए 6 नंबर 6ठा क्वेश्चन और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी संग्रह, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 और इसमें बोला गया है त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से नहीं, कहानीकार की माँ से नहीं, कहानीकार के मित्र से भी नहीं, कहानीकार के पिता से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 8 नंबर और इसमें है पंडित राम अवतार क्या थे? राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी, हाँ ये तो थे, लेकिन वैद्य भी है, यहाँ पे वैद्य भी थे, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए राजनेता भी नहीं होगा, ये क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9 नंबर और इसमें है त्रिच कहानी के कहानीकार कौन हो जाते हैं? तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर और इसमें है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? उदय प्रकाश जी के अनुसार दशहरे के दिन कौन से चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ, क्योंकि ये शुभ होता है दशहरे के दिन देखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए। त्रिच पार्ट जो है अच्छे से देख लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे आपको बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट चैप्टर जो है ये क्या है? शिक्षा। अब यहाँ पे चलिए शिक्षा पाठ को देखते हैं और अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए शिक्षा पाठ जो लिखा गया है, लेखक जो है इसके जे कृष्णमूर्ति हैं। अभी इनका जन्म के बारे में देखिए 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 12 मई 1895 को। तो ये आपको याद रखना है, 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ है। निधन हुआ है 17 फरवरी 1986 को। अगर नहीं याद हो रहा हो कॉपी में लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जरूरी है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है शिक्षा शीर्षक निबंध किनके लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। शिक्षा जो है निबंध है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, शिक्षा जो है एक निबंध है और इसको लिखे कौन है, इसके निबंधकार कौन है, जे कृष्णमूर्ति। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 1895। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बताए थे यहाँ पे 12 मई 1895 करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए इनका निधन कब हुआ है ये पूछा जा रहा है ना, तो निधन हुआ था 17 फरवरी 1896 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम है, जे कृष्णमूर्ति के माता और पिता का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगी, इनके माता और पिता का नाम, माता का नाम क्या है संजीवम्मा, और जो है इनके पिता का नाम क्या है नारायणा जिद्दू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग देखे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अब चलिए देखते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर, छठा क्वेश्चन, और इसमें है जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए, जे कृष्णमूर्ति के पुस्तकों का नाम बताइए। तो आंसर यहाँ पे देखिए द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये जे कृष्णमूर्ति का है। उसके बाद क्या है, दी ओनली रिवोल्यूशन, ये भी है जे कृष्णमूर्ति का। और उसके बाद कृष्णमूर्तिज नोटबुक, ये भी जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। अभी यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस पाठ में आया है यह सेंटेंस, यह लाइन जो है किस पाठ में आया है। बचपन से ही आपको ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण है। तो ये किस पाठ से आया है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा पाठ से आया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है 8 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किन की कृति है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति जी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा। ये जो है जे कृष्णमूर्ति की रचना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो किस वातावरण में रहना आवश्यक है, स्वतंत्र वातावरण में, तभी कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, उसके पास ज्ञान आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों आज की ये वीडियो जो काफ़ी खास थी, अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक करिए। अभी यहाँ पे देखिए 4 वीडियो आने वाले हैं। पहला में हम लोग अभी गद्यखंड के बारे में बात किए हैं, दूसरा में हम लोग पदखंड के बारे में बात करेंगे, वही जो है हम लोग तीसरा में बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में, और चौथा में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सभी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और नीचे आप हमें ज़रूर कमेंट करिए कि अगला पार्ट आपको चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको कितना ज़रूरत है उस पार्ट की, तभी जाके वो पार्ट आ पाएगा इस बार। तो वो चीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें अच्छे से बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें ये बतलाइएगा। बहुत सारा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, एक साथ सारे क्वेश्चन, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। तो वीडियो पसंद आई इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।